बेटे उस दिन हमने जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कर ली थी और हमने जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कर ली थी। कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था बताओ जरा मुझे। कॉम्बिनेशन में हमारे जो दो सब्सटेंस होते हैं वो कंबाइन होकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, और एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकते हैं, और दोनों मिला के कंपाउंड बनाते हैं। ओके, नहीं हाँ, पूछेंगे? ओके, पूछेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें जो कोई हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है वो अलग होता है। अलग होता है एक मतलब? कंपाउंड को एक कंपाउंड को अलग करके उसमें से दो कंपाउंड या दो एलिमेंट निकलते हैं। एक कंपाउंड को अलग करके नहीं बेटे, एक कंपाउंड को ब्रेक करके उसको जो है ब्रेक करके। उसको जो है ब्रेक किया जाता है बाय द हीट या इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट। मतलब वी नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, टू ब्रेक दैट कंपाउंड। और उससे क्या बनते हैं? टू और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म। क्लियर हुआ? हाँ। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. हाँ जी बेटे बताइए। Why are the decomposition reactions are called opposite of the combination reactions? क्या आंसर दोगे आप इसका? Because in decomposition reactions, one compound breaks down in two or more compounds in the presence of heat, energy, चलिए or कोई बात नहीं। अच्छा, sunlight. और While और while in combination reactions, two compounds or elements react बेटे, together in the presence हाँ of heat, energy, or sunlight to form one compound. बेटे, कैन एलिमेंट शो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? बेटे क्या एलिमेंट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? नहीं, नहीं नहीं। कर सकते। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ कंपाउंड्स ही शो करेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ? जी। अब जैसे आप हाँ। इसमें हमने एक जनरल इक्वेशन दे दिया है बेटे। जनरल इक्वेशन में क्या दे दिया है? कोई ए बी कंपाउंड दे दिया है, साथ में एनर्जी, और दो अलग अलग उसके जो ए और बी हमारे बन गए, ठीक है? हाँ। कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो? ए बी। यहाँ पे एनर्जी निकल सकती है, नहीं भी निकल सकती है। बेटे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। बताइए क्या आंसर देंगे आप? बोलो। बेटे कोई ध्यान करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पर हीट निकली हो तो वो हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। तो बताइए ऐसी वो रिएक्शन वाला कौन सा वाला? क्विक। हाँ, क्विक लाइम वाला। क्विक लाइम को पानी में डालने वाला। हाँ। क्विक लाइम को हम पानी में डालेंगे तो उससे हीट निकलती है, नहीं निकलती है? और एक सिंगल कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रीड करिए क्या लिखा है। In decomposition reactions, a compound breaks down into form two or more substances. These reactions are mostly endothermic in nature. In combination reactions, two or more substances combine to give a new substance with the release of energy. So most combination reactions are exothermic in nature. क्लियर हुआ बेटे? हाँ। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करो। व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? बताइए बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मीनिंग है? When the heat or any type of energy is produced during a reaction, that type of ध्यान reaction रखो is बेटे, known as सुनो exothermic. बेटे, ध्यान रखो, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो रिएक्शन में एज ए हीट ही निकलेगी। जी। बेटे एनर्जी जब भी एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप धूप में बैठ जाओ तो क्या लगती है? गर्मी लगती है, नहीं लगती है? हाँ। और आग के नजदीक में लोग बैठ जाओ तो भी क्या लगती है? गर्मी लगती है, नहीं लगती है? हाँ। बल्ब के नीचे बैठ जाओ तो भी गर्मी लगती है, नहीं लगती है? हाँ। ठीक है।
तो मतलब क्या है कि बेटे आप एनर्जी एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ द हीट मोस्ट ऑफ द टाइम, समझ में आया। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हुई? When heat is needed, is absorbed in a reaction. हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन ए रिएक्शन। अब देखिए बेटे, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है एक्सोथर्मिक के, जो मैंने एक्सप्लिसिटली आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल पहला था कि जब हमने मैग्नीशियम वायर को बर्न किया था तो बहुत सारी एक व्हाइट फ्लेम निकली थी, नहीं निकली थी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, देखा था मैंने, एक्टिविटी आपको दिखाई थी। तो क्या निकलती है बेटे, बहुत सारी हीट भी साथ में निकलती है। क्या निकलती है? बहुत सारी हीट भी साथ में निकलती है, ठीक है। अब जैसे बेटे हाइड्रोजन को एयर में बर्न करते हैं तो वाटर बनता है, तो क्या है हमारा यहाँ भी साथ में क्या निकलती है, लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न करती है। और जब भी बेटे हाइड्रोजन बर्न करेगी हीट निकलती है। आप देखते हो रॉकेट जाता है, आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था, रॉकेट में फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, नहीं होता है। और अब तो कुछ ऐसे भी ऑटोमोबाइल आ जाएंगे फ्यूचर में जो कि पानी से चला करेंगे, मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन जनरेट होगी और हाइड्रोजन से चला करेंगे। क्लियर? जैसे कार्बन है बेटे, कोल बताया था ना, जब कोयला जो जलता है, जब कोयला जलता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत सारी हीट भी निकलती है। तो ये भी क्या हमारा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो नेचुरल गैस, जो सीएनजी जो होती है बेटे, सीएनजी गाड़ियों में यूज होती है, नहीं होती है? इसके अलावा और बताओ कहाँ होती है यूज सीएनजी, बोलो। घरों है? घरों में। हाँ, घरों में पाइप के थ्रू आती है, इसको हम पीएनजी बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली में काफी जगहों पे पाइप के थ्रू गैस आती है, सिलेंडर बंद हो गए काफी जगहों पे, पाइप के थ्रू आती है गैस। और कहाँ यूज होती है? इसके अलावा इंडस्ट्री में यूज होती है। जैसे बेटे फैक्ट्रियां होती है, नहीं होती है, अब वहां पहले जहाँ कोयला यूज होता था, अब कोयले की जगह क्या यूज होता है, सीएनजी यूज होती है। इसके अलावा बेटे जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां भी अब सीएनजी का यूज किया जाने लगा है। सीएनजी बेस्ड पावर प्लांट हो गए हैं, सीएनजी से जनरेटर वगैरह भी चलते हैं बेटे। मतलब क्या है बेटे, जब भी ये सीएनजी हमारी बर्न करेगी तो क्या देगी, बहुत सारी हीट एनर्जी देती है, और इस हीट से हम बाकी सारे काम कराते हैं। ऐसे गाड़ी को दौड़ाना है, खाना बनाना है, या इंडस्ट्री में कोई काम कराना है, मतलब ये हीट देगी और हीट से काम होंगे, समझ में आया। और इसके साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर्स बनेगी। नेचुरल गैस क्या होती है बेटे, केमिकली ये मीथेन गैस होती है, आप अभी पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स में। क्लियर? जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं, कंबशन का मतलब क्या है बेटे, जहां भी किसी भी टाइप का फ्यूल जल रहा हो, फ्यूल बर्न कर रहा हो, वहां से जो हीट निकलेगी उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो जैसे हमारा कोल भी क्या है, कंबशन रिएक्शन है, बर्निंग भी ऑफ नेचुरल गैस क्या कंबशन रिएक्शन है। इसकी जगह एलपीजी लिख दूं, एलपीजी का फॉर्मूला होता है C4H10। यदि ये भी बेटे ऑक्सीजन की गैस की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे इसको। घरों में जो हमारी होती है, कहाँ होती है, गैस सिलेंडर में होती है। क्या होती है ये, गैस सिलेंडर में। गैस सिलेंडर में एलपीजी मेनली यही होती है, 80-90% यही गैस होती है, बाकी दूसरी थोड़ी थोड़ी गैस और भी होती है, लेकिन मेनली यही होती है। तो ये भी क्या देगी बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी देगी। तो ये भी हमारी क्या है, कंबशन रिएक्शन है। लकड़ी जलती है, वो भी कंबशन है। कैरोसिन ऑयल तो देखा होगा, नहीं? तो वो भी कंबशन रिएक्शन है। पेट्रोल है, डीजल है, मतलब जो भी फ्यूल बर्न कर रहा है वो सारी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आया कि नहीं? अब जो बेटे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं होता है बेटे? इसमें साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे हमारी बॉडी पूरा वर्क करती है। तो वो भी क्या है, हमारी रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसके अलावा जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर होता है, ध्यान रखो सारी मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन कोई बेटे
ऑर्गेनिक मैटर का, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो कोई भी डिकम्पोजिशन हो रहा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नॉन, या जो है उसके डेड पार्ट का, वो उसमें वहां हीट निकलेगी, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट क्या होता है हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने क्या पढ़ा? जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी? जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी थी हमने, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ी थी हमने, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट के थ्रू पढ़ी थी, तो वो सारी की सारी हमारी जो रिएक्शंस हैं वो क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि बाहर से हम उसको हीट दे रहे हैं। क्लियर? हाँ। अब ऐसे बेटे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, उसमें भी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? मतलब क्या है कि ये रिएक्शन तब करेगी जब अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हम बाहर से हीट दे रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटे, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो क्या करते हैं बेटे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ। सनलाइट क्या है? मतलब एक एनर्जी है, तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्या है बेटे? फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है हमारी? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हुआ? हाँ। आया ना? हाँ। पढ़िए बेटे, इसको रीड करो। What does mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. Exothermic reactions. Reactions in which heat is released or evolved along with the formation of products are called exothermic reactions. Examples: first, the burning of magnesium wire in air. Magnesium and oxygen combine when heated to form magnesium oxide. Second, hydrogen burns in air to form water. पढ़ो। Third, carbon coal bonds in air to form carbon dioxide. Fourth, burning of natural gas, methane or burning of natural gas. Fifth, all combustion reactions are exothermic reaction. Example, combustion of fuels such as wood, coal, kerosene, petrol and diesel are all exothermic reaction because they produce heat energy on combustion. Sixth, combustion of food in our body during respiration. Seventh, combustion of vegetable matter into compost. कंबशन नहीं बेटे, डिकम्पोजिशन लिखा है। Decomposition of vegetable matter into compost. Endothermic reactions. Reactions in which heat is observed are known as endothermic reactions. Example, decomposition reactions are endothermic in nature. Combination of nitrogen and oxygen on heating to a very high temperature of about 3000 degrees Celsius into nitrogen monoxide. A lot of heat is observed. Photosynthesis in plants is endothermic where sunlight is observed. ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं बच्चे? हाँ। चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन रीड करिए, क्या लिखा है बेटा? Why is respiration considered an exothermic reaction? अभी मैंने आंसर बताया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर? व्हाई डू वी कंसीडर रेस्पिरेशन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी पीछे आंसर बताया था ना। हाँ, वो रेस्पिरेशन में हमारा जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या आंसर हुआ? पढ़ो। Energy is released during the process of respiration. During respiration, glucose obtained from the digested food combines with oxygen of air in the cells of a body to form carbon dioxide and the water along with the release of energy. This energy is used to do other functions in our body and maintains our body heat. समझ में आया? ये बेटे हमारे पास रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है, तो उसमें आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, वाटर भी निकल रहा है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी निकल रही है। क्लियर हुआ? हाँ। अब एक ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। Why is double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water experiment? बेटे आपके बुक में
एनसीईआरटी की बुक में एक वो दी हुई है, एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको ये एक ऐसा ऑपरेटर, जैसे मैंने डायग्राम दिखाया ना आपको, इसमें क्या है कि बेटे ये पानी भरा हुआ है, पानी में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई डू वी मिक्स द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं पानी में? तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये पानी की कंडक्टिविटी को पानी में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो बेटे क्या होगा, एक गैस यहाँ बनेगी, एक गैस यहाँ बनेगी। अब बताओ ए में गॉस कैंसिल, अब बताओ बी में ज्यादा गैस है, ए में ज्यादा गैस है? बी में। कैसे पता बी में ज्यादा गैस है? क्योंकि इसमें पानी कम है। क्यों मेरे? क्योंकि ऊपर स्पेस ज्यादा है, ये जो स्पेस है ना ये गैस का स्पेस है ये। तो जब भी गैस बनेगी वो पानी में, पानी को नीचे अपना पुश कर देगी, उसमें गैस आ जाएगी। तो ये ऊपर स्पेस ज्यादा है, तो डबल स्पेस है या नहीं? हाँ। तो बताइए ए में कौन सी गैस है और बी में कौन सी गैस है? कैसे? बताओ ए में कौन सी है, बी में कौन सी है? अरे भाई स्कूल में तो पढ़ चुके हो ना। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवाया स्कूल में? अरे मैंने, सर ने एक्टिविटी तो पढ़ाई होगी, डीकम्पोजिशन तो नहीं। पढ़ाया ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ाई थी? हाँ वो तो पता है, डिकम्पोजिशन करवाया पर ये एक्टिविटी नहीं करवाई है क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं। देखो बेटे हमारे पास पानी का क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है नहीं होता है? हाँ। आपको 9th में क्या पढ़ाया था, बाई वॉल्यूम ये रेशियो 2:1 होता है कि नहीं होता है? हाँ। मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो बाई वॉल्यूम कितने का डिफरेंस, कितने का रेशियो हमारा 2:1। इसका मतलब क्या है कि बेटे ऑक्सीजन का वॉल्यूम डबल है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है, ओनली उसका हाफ है। तो ए जो गैस है हमारी ये तो होगी ऑक्सीजन, और जो बी जो गैस होगी वो होगी कौन सी हमारी, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। क्यों है ये डबल वॉल्यूम? क्योंकि बेटे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर के फॉर्मूले में बाई वॉल्यूम 2:1 के रेशियो में, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर डबल अमाउंट में। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। पढ़िए। The gas which is collected in double the amount in the electrolysis of water experiment is hydrogen. This is because water contains 2 parts of hydrogen element as compared to 1 part of oxygen element. ये बात समझ में आ गई आपको नहीं? हाँ। ये बेटे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बुक में हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ नोट किया हुआ, देख लेना जो है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अब आप देखिए बेटे, हाँ। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर। कहाँ चलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको एक सीरीज आनी चाहिए जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है बेटे कि हमारे पास जो मेटल होती है सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती। अब जैसे आपने देखा होगा बेटे, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 56। 56? हाँ। एक क्लास में 56 बच्चे? हाँ। अरे बाप रे बाप, इतने ज्यादा बच्चे एक क्लास के अंदर, ये तो बड़ा आश्चर्य है? ओके, फिर हर एक पर ध्यान कैसे देते होंगे सर? बड़ा मुश्किल होती होगी ना? हाँ होते तो, लेकिन कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ बेटे, 56 बच्चे हैं, सभी के नंबर एक जैसे आते हैं? नहीं। किसके नंबर ज्यादा आते हैं? जो ज्यादा पढ़ता है। किसके नंबर कम आते हैं? जो कम पढ़ता है। मतलब एग्जाम में जो ज्यादा लिख के आता है उसके नंबर ज्यादा आते हैं, और जिसके कम लिख के आता है उसके नंबर कम आते हैं, ठीक है ना? ऐसी बेटे मेटल हमारी होती हैं, कुछ मेटल क्या होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। आपको लास्ट से पढ़ाया था ना कि मेटल जो होती है बेटे इलेक्ट्रॉन को लूज करती है ऑक्टेट बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो जो मेटल बेटे जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, वो उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, उतनी तेजी से रिएक्ट करेगी।
बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी कहते हैं। और यदि इन मेटल्स को हम उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव मेटल, ऐसे लगा दें, तो बेटे हम इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके रिएक्टिविटी सीरीज का क्या हमारा डेफिनेशन हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। हियर the most reactive metal is at top and least reactive metal is at bottom। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हो तो एज इट इज याद कर लो, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से याद कर लो। कैसे तरीका है, आपको क्या लिखना है, काशी लिखो उसको, काशी नाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है। समझ में आया? क्योंकि है आग और पानी। एक इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं? एक लिख लिया, नहीं लिख लिया? काशी, ये लिख रहे हैं काशीनाथ का माली आलू। काशी, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना, काशीनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है क्योंकि है आग और पानी। इसको ऐसे याद करो। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बेटे, काशीनाथ में क्या आता है, पहले काशीनाथ में पहले क्या आ रहा है? हाँ। नाथ में एन आ रहा है, सीए में का में कैल्शियम आ रहा है सीए, माली में एम जी आ रहा है, एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आलू में एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा में एड कर देना, फीके में आयरन आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसी में कर देना, पकाता पीबी कर देना, है हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि मीन्स कॉपर, है मीन्स मरकरी, आग मीन्स एजी और मीन्स एयू, पानी मीन्स प्लैटिनम। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो बेटे हमको क्या करना है बेटे, इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है हमको। और ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी, मस्ट है याद करने के लिए। यदि आपने ये याद नहीं की तो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ। तो इसमें क्या है, बेसिकली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होती है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, तभी आप देखो ये खराब ही नहीं होती। गोल्ड देखो कभी खराब नहीं होता, सिल्वर देखो कभी खराब नहीं होती, और पोटेशियम आपने देखा होगा, ये मेटल हमेशा आपको ऐसी मिल जाएंगी, लेकिन पोटेशियम हमेशा कैसे मिलेगा आपको, कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कंपाउंड के फॉर्म में उतनी ज्यादा मिलती है। इसको रीड करो बेटे। The activity series of metals or activity series of metals. The arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called activity series of metals. Here, most reactive metal is at top and least reactive metal is at bottom. Potassium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. अब एक चीज अब देखिए बेटे कि हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अमंग दिस मेटल। बाकी सारी मेटल्स है, हाइड्रोजन सिर्फ एक मेटल है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? हाँ। अब क्या बेटे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आती हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर तीसरा आया तगड़ा वाला और इसको भगा दिया, खुद बैठ गया। यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट में। या इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, या तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए बेटे, कोई एक एलिमेंट है और बीसी कोई कंपाउंड है, इसने क्या किया बेटे, ए ने बी को हटा दिया, बी अलग हो गया और उसकी एक और सी, ए क्या हुआ, सी के साथ कंबाइन कर गया। तो मतलब क्या है कि ए ने बी को डिस्प्लेस किया है और खुद क्या बना लिया, एसी बना लिया, और साथ में क्या बन गया, बी अलग हो गया। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इनमें एक चीज जरूरी है कि ए शुड बी मोर रिएक्टिव देन बी। यदि बेटे ए बी को डिस्प्लेस करेगा तो इसका मतलब क्या है, ए ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बेटे, ये जो रिएक्शंस है मेटल्स में बहुत कॉमन होती हैं। मेटल क्या करती हैं बेटे, उनके एक्वस सॉल्यूशन से, जो सॉल्ट होते हैं मेटल सॉल्ट, क्या होते हैं, जो मेटल सॉल्ट होते हैं, इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन में जब इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, ये जो मेटल है इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हम डाल देंगे तो क्या होगा बेटे, वो इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और खुद सॉल्ट बना लेगी और ये मेटल अलग हो जाएगी हमारी। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटे, द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव displaces another metal which is less reactive from the salt solution of the less reactive metal। हिंदी में समझाओ बेटे, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से उस कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है और खुद सॉल्ट बना लेती है और उसको अलग कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आया ना? हाँ। इसको रीड करो बेटे। Displacement reactions. Those reactions in which one element takes the position or place of another element in a compound are known as displacement or simple displacement or substitution reactions. Example, A plus BC produces or gives AC plus B. In this reaction, A displaces B from BC, so it is a displacement reaction. These reactions are very common in metals. Normally, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. A metal placed higher in the activity series displaces a metal below in the series from its salt solution of its compound. बात समझ आ गई बेटे? देखिए एग्जाम्पल देखिए बेटे, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखिए बेटे, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक चीज ध्यान रखो बेटे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर नोट कर लो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, आपने देखा नहीं देखा कॉपर सल्फेट? नहीं बेटे, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं और ये नॉर्मली चूहे वगैरह मारने के काम में आते हैं। चूहे मारने की दवाई होती है, चूहे इसको खा करके मर जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली चूहे वगैरह मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब हम बेटे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? हेलो, मेरे को आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का। तो जब उसमें हम आयरन डाल देंगे, क्या डाल देंगे हम उसमें? आयरन। बेटे जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, आयरन डाल दिया। आयरन कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, नहीं होती है? हेलो, हाँ। बेटे आयरन क्या होती है, ग्रे कलर की होती है, नहीं होती है? हेलो, बेटे आयरन ग्रे कलर की होती है कि नहीं? हाँ। तो बेटे क्या होगा, आयरन चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, अभी मैंने पीछे बताया था कि आयरन बेटे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर उससे कम रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगी, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और खुद क्या बना लेगी, आयरन सल्फेट बना लेगी, जिसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं।
इसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, और इसका एक सॉल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर क्या होगी, अलग हो जाएगी। क्लियर? हाँ। अब बेटे इसमें कलर चेंज क्या आएगा बेटे, अब जो ब्लू कलर से चेंज आ जाएगा ग्रीन कलर में, क्योंकि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और क्या होगी, कॉपर अलग से डिस्प्लेस हो जाएगी। कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन का कलर होता है। आप लोगों ने कॉपर देखा है कि नहीं? हाँ। कॉपर आपने देखा होगा, पूजा वगैरह में यूज करते हैं, कॉपर बर्तन होते हैं जो कॉपर के, तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपसे हाँ। क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द आयरन नेल is dipped into the copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate? तो क्या हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे, the color of the solution changes from blue to green due to the formation of iron sulfate. Clear? दूसरा क्या होगा, the copper is released so it gets deposited onto the iron sheet. बेटे जो आयरन जो नेल होगी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट कर जाएगी या नीचे बैठ जाएगी कॉपर, so the iron nail will become brown in color. Clear or not? हाँ. इसको रीड करो। Reaction when iron and copper reaction between iron and copper sulfate solution when a piece of iron metal, say an iron nail, is placed in copper sulfate called blue vitriol solution. More reactive metal iron displaces less reactive metal copper from copper sulfate solution. The deep blue color of copper sulfate solution fades due to formation of light green solution of iron sulfate. A red-brown coating of copper metal is formed on the surface of iron metal, that is nail. ये बेटे रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ लेना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है बेटे, इसमें भी क्या लिया है हमने, जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है। जिंक क्या होती है, जस्ट लाइक सिल्वर जैसी होती है वो भी। जिंक का कलर क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। तो जब बेटे हम इसको डालेंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। और साथ में क्या बनाएगा ये बेटे, कॉपर अलग से बनेगी जो रेड ब्राउन होगी, जो कि कहां डिपॉजिट हो जाएगी, हमारी जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ भी आपसे सेम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन वगैरह है। इसके बाद देखिए थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल क्या है बेटे, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम मैग्नीशियम रिबन डाल दें, मैग्नीशियम रिबन का एक पीस लें और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें। अब मैग्नीशियम रिबन देखिए, मैंने बताया था कि कितना सिल्वरी व्हाइट होता है, नहीं होता एकदम से चमकता हुआ। तो ये क्या होगा बेटे, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। और साथ में रेड ब्राउन जो कॉपर होगी वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ. इसको रीड करो। Second, reaction between zinc and copper sulfate solution. In this reaction, more reactive zinc metal displaces less reactive copper from copper sulfate solution and copper is liberated. Blue color of copper sulfate solution fades due to the formation of colorless solution of zinc sulfate, ZnSO4. Red-brown copper is deposited on the zinc strip. Third, when a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution, then more reactive magnesium displaces less reactive copper from copper sulfate solution. The blue color of copper sulfate solution fades due to the formation of colorless solution of magnesium sulfate, MgSO4. A red-brown deposit of copper metal is formed on magnesium piece. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटे, बेटे रिएक्शन बिटवीन द लेड एंड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। बेटे जो लेड होती है, जो लेड का जो कलर होता है बेटे ब्लूइश ग्रे होता है लेड का कलर, ओके। और कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन भी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब ये क्या करेगी, लेड क्या होती है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या करेगी बेटे, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगी, खुद लेड क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बना देगी। और कैसा कलर है इसका, कलरलेस हो जाएगा। और साथ में जो कॉपर जो डिस्प्लेस होगी वो लेड के ऊपर क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और लेड का कलर कैसा हो जाएगा, लगभग ब्राउन जैसा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या लिया है हमने, यहाँ पर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है।
बेटे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है, और कॉपर कैसी होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटे, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या करेगी बच्चे, कॉपर क्या करेगी, सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और खुद कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेगी। और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू, तो यहाँ कलर चेंज क्या होगा, कलरलेस से ब्लू, और साथ में बेटे सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगी, और सिल्वर डिस्प्लेस होकर के कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो कॉपर का जो रेड ब्राउन कलर है वो सिल्वर जैसा हो जाएगा। क्लियर और नॉट? हाँ. पढ़िए। Fourth, reaction between lead and copper chloride solution. In this reaction, more reactive lead displaces less reactive copper from copper chloride solution, and copper is liberated. The green color of copper chloride solution fades due to the formation of colorless solution of lead chloride. A red brown layer of copper metal is deposited on the lead strip. Reaction between copper and silver nitrate solution. In this reaction, more reactive copper displaces less reactive silver from silver nitrate solution. Colorless solution of silver nitrate becomes blue due to the formation of copper nitrate. A shining grayish white deposit of silver is formed on the copper strip. समझ में आ गया बेटे? अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए बेटे। अभी तक हमने देखा बेटे सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल देखा। अब यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं बेटे मेटल और एसिड के बीच में, मेटल और एसिड के बीच में बेटे। ये क्योंकि बेटे आयरन क्या होती है बेटे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या करेगी बेटे, आयरन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं बेटे, वो सारी क्या करेंगी, उनके एसिड सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या होगा आपका FeCl2 आपका सॉल्यूशन आपका बनेगा। एक चीज और देखिए बेटे यहाँ पर कि आपको मैंने शायद एक चीज बताना भूल गया हूं मैं, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, हाउ डू वी टेस्ट द हाइड्रोजन गैस? सर ने बताया स्कूल में? नहीं बेटे मैं पहले शुरुआत में मुझे बताना भूल गया मैं, जो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको नोट कर लो बेटे। मतलब क्या है, व्हेन वी ब्रिंग burning matchstick near hydrogen gas, it burns with pop sound. It burns with pop sound. बेटे पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. जब बेटे हाइड्रोजन गैस को हम बर्निंग के पास में बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे या बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो क्या करेगी, ये बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ में, पॉप जैसी साउंड आएगी उसके साथ में बर्न करेगी। ये हमारा हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इसका टेस्ट होता है। एग्जाम पे आपसे पूछ सकते हैं हाउ डू वी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? हाँ. तो ये इसको नोट कर लिया, नहीं कर लिया? कर लिया. ओके। ऐसी बेटे क्या है बेटे, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएं हम, तो ये मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेटे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड का बेटे कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगी, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बहुत सारी हीट भी यहाँ निकलती है। ठीक है? हाँ. ऐसी बेटे सोडियम मेटल एंड वाटर, बेटे वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। सॉरी, वाटर में भी हाइड्रोजन होता नहीं होता है, तो सोडियम क्या है बेटे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो सोडियम क्या करती है बेटे, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यहाँ पर बहुत सारी क्या होगी, हीट जनरेट होगी, इसलिए आप देखोगे यहाँ आग लग जाती है। जैसे पानी में हम सोडियम को डालते हैं, क्या कैचेस फायर इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ हीट इज जनरेट। क्लियर हुआ? हाँ. तो हाइड्रोजन क्या करती है, उस हीट को कैच करके जल जाती है पॉप पॉप साउंड के साथ। पढ़िए। 6. Reaction between iron and dilute hydrochloric acid. In this reaction, more reactive iron displaces less reactive hydrogen
from hydrochloric acid solution and iron chloride 2 chloride ferrous chloride is formed. 7th, reaction between magnesium and hydrochloric acid. In this reaction, more reactive magnesium displaces less reactive hydrogen from hydrochloric acid solution and magnesium chloride is formed. Reaction between sodium and water. Here, more reactive sodium displaces less reactive hydrogen and sodium hydroxide is formed. अब नेक्स्ट देखिए बेटे, अब ऐसे ही बेटे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में भी बेटे जितने भी एसिड होते हैं सब में हाइड्रोजन होता है, तो ये जिंक क्या करेगी, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसको जिंक सल्फेट बनाएगी और साथ में क्या निकलेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। समझ में आया? अभी तक बेटे हमने जो रिएक्शंस पढ़ी है वो किसमें पढ़ी है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पढ़ी है। जितने भी आपको सॉल्यूशन दिखाए मैंने सब क्या दिखाए हैं, या तो वाटर है या कोई एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बेटे बगैर इसके भी रिएक्शन हो सकती है, बिटवीन द टू सॉलिड सब्सटेंस भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जैसे बेटे कॉपर ऑक्साइड को बेटे हम मैग्नीशियम पाउडर के साथ हीट करें तो क्या होगा, ये कॉपर जो है मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और साथ में क्या होगी, कॉपर अलग हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है। ऐसी बेटे आयरन ऑक्साइड है जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जब इसको बेटे जो है बेटे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में वो कराया जाता है बेटे रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम क्या बेटे ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन क्या होती है, कम रिएक्टिव होती है। तो ये क्या करती है बेटे, आयरन को आयरन ऑक्साइड के साथ से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे आयरन ऑक्साइड है बेटे, यहाँ से आयरन डिस्प्लेस होकर क्या बन जाएगा, आयरन अलग से निकल जाएगा बेटे, लिक्विड फॉर्म में होगा और साथ में एल्यूमिनियम क्या होगी, इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगी। एक इस रिएक्शन की सबसे बेटे स्पेशलिटी क्या है बेटे, कि यहाँ पर जो आयरन निकलता है वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है। नॉर्मली आयरन को मेल्ट करने के लिए हमको बहुत हाई टेम्परेचर लाइक 1500 डिग्री सेल्सियस तक लगभग हमको गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेटे इसमें इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है, इट इज सच ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि आयरन भी मेल्ट कर जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अभी पहले इतना पढ़ो बेटे, यहाँ से पढ़ो ऊपर से। 9. Reaction between zinc and dilute sulfuric acid. In this reaction, more reactive metal zinc reacts with metal displaces hydrogen from sulfuric acid and zinc sulfate is formed. Most of the common displacement reactions occur in aqueous solutions, but there are some displacement reactions which occur between solid substances. Example, displacement reactions of metals with metal oxides. Examples, when copper oxide is heated with magnesium powder, then magnesium, more reactive, displaces copper, less reactive from copper oxide. When iron oxide, ferric oxide is heated with aluminium powder, then more reactive aluminium displaces less reactive iron from iron third oxide and aluminium oxide is formed. In this reaction, so much heat is produced that iron is obtained in molten state, liquid state. This reaction is also known as the thermite reaction or thermite welding or aluminothermy. It is used to join the cracked iron parts and objects like रेल ट्रैक्स एक्सेट्रा। अब रुको बेटे, अभी तक मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स तक ही पढ़ाई है, लेकिन मेटल के अलावा बेटे नॉन मेटल्स भी शो करती हैं। जैसे बेटे हम हैलोजेंस देखें, हैलोजेंस क्या होती हैं बेटे, वो नॉन मेटल जो मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बनाती हैं। जैसे हमारी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या होती है, हमारी हैलोजन मेटल्स, हैलोजन नॉन मेटल्स होती है। हैलोजन का मीनिंग क्या है, ध्यान देखो बेटे, Halo means salt, Gen means making. इसको नोट कर लो, मतलब क्या है, दे मेक सॉल्ट विद मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटे, हैलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव होती है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव होती है,
आयोडीन सबसे कम। मतलब क्या बेटे, फ्लोरीन क्या करेगी, इन तीनों को डिस्प्लेस करेगी, क्लोरीन क्या करेगी बेटे, इन दोनों को करेगी, इसको नहीं करेगी, और ये ब्रोमीन